आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। चाहे किसी भी स्टेट का होम साइंस का पेपर हो, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज कराए जा रहे हैं। तो चले देर नहीं करते हैं, चले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसा अम्ल से भरपूर है? तो सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 किस में पाया जाता है? तो ये आपका वसायुक्त जो मछली होती है उसमें पाई जाती है, सरसों में पाई जाती है और आपके अखरोट में पाई जाती है। इसमें सबसे ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है, आईसीएमआर द्वारा एक वयस्क भारतीय महिला के लिए भोजन में प्रत्यक्ष वसा की मात्रा निर्धारित है। कितनी मात्रा होनी चाहिए? 25 ग्राम प्रतिदिन उसको वसा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक वयस्क भारतीय महिला के लिए। कथन अभिकथन यहाँ पे दिया गया है। अभिकथन है, स्कॉर्बिक एसिड तथा आयरन का आहार में परिमाण 2:1 होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। आहार में इतना 2:1 का रेशो होना चाहिए। ठीक है, जो आ रहे भारतीय शाकाहारियों के लिए आहार में स्कॉर्बिक एसिड का परिणाम अच्छा होने पर आयरन का भी शोषण अच्छी तरह से होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। सी, विटामिन सी आप लेंगे तभी आपका आयरन का अवशोषण अच्छी मात्रा में अच्छे से होगा। तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका कथन अभिकथन, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ए है, विकासशील देशों में आहार सर्वेक्षण के लिए 24 घंटा याद करना विधि का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। आहार सर्वेक्षण का ये बहुत ही बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है, ये यूज़ ज़्यादा किया जाता है। फिर कारण है, जिन लोगों का शिक्षा सार कम होता है तथा प्रतिदिन आहार में फ़र्क नहीं होता, उनका 24 घंटा याद रखने से सही परिणाम मिलता है। तो ये भी आपका सही है। ए और आर सही है। ठीक है, आर सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसा अम्ल के अच्छे स्रोत हैं? रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो आप बताइए, अखरोट है, मछली है और क्या है? ठीक है, ये दो ही हैं। सूची फर्स्ट में दिए गए पौष्टिक तत्वों को सूची सेकंड में दिए गए उनके मूल्यांकन करने की विधि के साथ सम्मिलित करें। ठीक है, तो आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है। तो प्रोटीन, तो आपको क्या करना है, इसके मूल्यांकन की प्रक्रिया को मिलाना। तो प्रोटीन का मूल्यांकन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा किया जाता है। बीटा कैरोटीन का मूल्यांकन टाइट्रीमेट्रिक के द्वारा किया जाता है। फिर स्कॉर्बिक एसिड का मूल्यांकन सॉरी, यहाँ पे कुछ गलत हो गया। प्रोटीन का मूल्यांकन ना एसपीएलसी के द्वारा किया जाता है। बीटा कैरोटीन का मूल्यांकन टाइट्रीमेट्रिक के द्वारा किया जाता है। स्कॉर्बिक एसिड का मूल्यांकन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा किया जाता है। वसा में असंतुलता का किससे मूल्यांकन होता है? आयोडीन की संख्या के द्वारा। ठीक है, ये आपका सही मिलान है। नेक्स्ट है, 24 घंटे आहारी रिकॉल के संचालन में निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका जो आहार सर्वेक्षण का जो सबसे बेसिक बात करें, ठीक है, तो ये आपका इसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं। तो इसका सही चरण क्या है? आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो इसमें आपका पहला आएगा कि अगर आप किसी का भी आहार सर्वेक्षण करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्रश्नावली तैयार करेंगे। ठीक है, और उसकी पूर्व जांच करना। ठीक है, उसके क्योंकि प्रश्नावली होगी तभी तो आप पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद जो सेकंड आता है आपका, ये आपका सेकंड चरण है। पिछले 24 घंटों में उत्तरदाताओं द्वारा सेवन की गई खान पान की सारी सामग्री के बारे में मानकीकृत उपकरणों का प्रयोग कर सूचना इकट्ठा करना। ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि 24 घंटे में आपने क्या क्या खाया।
फिर इसके बाद आपका तीसरा आता है, तीसरा व्यंजन बनाने की विधि का मानकीकरण करना। ठीक है, जो व्यंजन बन रहा है वो कैसे बन रहा है तो उसके बारे में पूछना, उसका मानकीकरण करना, कितनी क्वांटिटी में क्या क्या पड़ा गया है, ठीक है, इसमें डाला गया है। हो गया तीसरा आपका। चौथा है, चौथा आएगा आपका आहार रचना तालिका। ठीक है, ये आपका चौथा आहार रचना तालिकाओं, जैसे फूड कंपोजिशन टेबल्स कहते हैं, का प्रयोग कर ऊर्जा और पोषक तत्वों का परिकल्पना करना। कितनी ऊर्जा कितने पोषक तत्व मिला उसका आपका परिकल्पना करनी होगी। ठीक है, फिर पांचवा आपका आया आरडीए के साथ ऊर्जा ग्रहण पोषक तत्वों की तुलना करना। ठीक है, आरडीए ने ऊर्जा कितनी दी है, उसमें कितने ग्रहण किए गए हैं पोषक तत्व, कितने मिले हैं, उससे दोनों में तुलना करना, फिर आपका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित भोज्य पदार्थों को उनके तंतुओं के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। तो तंतु किसमें फाइबर मिलता है उसको आरोही क्रम में आपको लगाना है। तो इसमें जो पहला साबुत चना, ठीक है, दूसरा आएगा आपका गेहूं, तीसरा आएगा आपका चीकू, चौथा आएगा आपका मेथी, पांचवा आएगा आपका केला। ये सही आपका क्रम है। निम्नलिखित आहारी सर्वेक्षण करने की विधियां हैं। तो आहारी सर्वेक्षण करने की कौन कौन सी विधियां हैं? 24 घंटा अनुश्रवण, ठीक है, फिर दूसरा आपका है FFQ, क्वेश्चन पूछना, ठीक है, फिर आता आएगा तीसरा आएगा आपका आहार इतिहास। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का सेवन सीलियक रोग में नहीं करना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका आप सीलियक रोग में नहीं उपभोग कर सकते, आप उसको नहीं खा सकते हैं? तो उसमें आपका आएगा सूजी उपमा, ठीक है, और इसमें आएगा आपका पिज़्ज़ा और माल्टेड पे। ये तीन चीज़ें आप नहीं खा सकते सीलियक रोग में। FSSAI का पूरा रूप है, इसका फुल फॉर्म बताइए, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। इसका फुल फॉर्म है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपका फुल फॉर्म है। फिर आया आपका सूची मिलान। यहाँ पे सूची फर्स्ट में दिए गए फिजियोलॉजिकल ग्रुप को सूची सेकंड में दिए गए लोहे के आरडीए के साथ सम्मिलित करें। तो यहाँ आपका सूची फर्स्ट में फिजियोलॉजिकल ग्रुप है, सेकंड में लोहे का आरडीए है। तो इसका आपको सही मिलान करना है। ठीक है, जो उसमें आपका पहला वयस्क पुरुष, तो इसका कितना होगा 17 आरडीए मात्रा लोहे की, ठीक है, 17 इसको देनी चाहिए। फिर आता है आपका गर्भावस्था। तो गर्भावस्था में कितनी देनी चाहिए आरडीए लोहे की? ये आपका जो लोहे का आरडीए है mg पर डे देनी चाहिए। ये आपका देखिए यहाँ पे, ठीक है, 17 हो गया पुरुष का, ठीक है। गर्भावस्था आपका आएगा 35 लोहे का आरडीए mg पर डे आपको 35 mg देना चाहिए। फिर आता है आपका स्तनपान करवाने वाली महिला जो होती है 21 होगा इसका। 13 से 15 वर्ष की आयु बालिका जो होती हैं उनको 27, 27, 16-17 वर्ष आयु बालक जो होते हैं उनको 28। ये आपका सही मिलान है। नेक्स्ट है अभिकथन है, रोजाना भोजन में अधिक मात्रा में फल व सब्जियों का सेवन करने से कुछ प्रकार के वृक्क रोग जैसे कि कैंसर जो होता है से बचाव हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, अधिक मात्रा में फल व सब्जियां लेना चाहिए। जो उसका कारण है, फल व सब्जियों में फाइटोकेमिकल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपका ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन क्या आर ए की अधूरी व्याख्या है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक वयस्क व्यक्ति की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो एक जो वयस्क व्यक्ति है उसको प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम प्रति किलो वजन, ठीक है। तो 1 ग्राम, उसका 1 किलो वजन के लिए 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है, कितनी होती है? 2060 कैलोरी की आवश्यकता होती है एक दिन में, ठीक है। शर्करा के लिए गुर्दों का थ्रेशोल्ड मूल्य है, कितना होता है? 110 से 140 मिलीग्राम पर डीएल होता है एक, ठीक है। आपका जीआईसी में पूछा गया था क्वेश्चन, एक वयस्क को मिश्रित भोजन की प्रोटीन के आधार पर प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता होती है? 2 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार, मतलब एक भार है 1 किलोग्राम भार है तो उस पर 2 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। निम्न में सामान्यतः कौन से संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? चाय संतुलित आहार में नहीं आता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी फल सब्जी दालें और सलाद होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष के लिए डैश कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन आवश्यक है। तो जो अत्यधिक क्रियाशील है, बहुत ज़्यादा काम करता है पुरुष, उसके लिए 2875 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्रतिदिन के लिए। निम्न में से कौन सा नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है? तो जो LIC जो है वो आपका अच्छा तरीका नहीं है। आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? डाइटिशियन की। आहार चिकित्सा में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी? डाइटिशियन की। निम्न में से कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं? तो आयु, शारीरिक आवश्यकता, व्यवसाय सभी आपका प्रभाव डालते हैं किसमें? आहार नियोजन करते समय। रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है? तो किस पे दिया जाएगा? रोग का कारण जानना कि हाँ वो किस रोग का, तभी तो आप खाना देंगे। जिसमें आपका ग्लूटेन नहीं देना, आप उसको दे देंगे तो उसको तो नुकसान करेगा। आहार की प्रकृति जानना, ठीक है, किस प्रकृति का है। रोगी की भोजन संबंधी आदतें जानना कि वो क्या खाता है, नॉन वेज वेज, ठीक है, ये सभी पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। तो जो खिचड़ी है शुद्ध तरल आहार में नहीं आता है। याद रखिएगा, कच्चे नारियल का पानी, ग्लूकोज का पानी और उबालने का पानी सभी शुद्ध तरल आहार में आता है। उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है प्रोटीन की, उसे देनी चाहिए 100 से 25 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा निर्धारित की गई है? ठीक है, तो क्रमशः 1200 से कितना 1500 कैलोरी ऊर्जा निर्धारित की गई है। RDI, ठीक है, इससे प्रभावित होता है किससे? पारिवारिक आकार से। एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशता प्राप्त होती है इससे, मतलब एक संतुलित आहार में ऊर्जा सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है? जी बताएं आप लोग। सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है अनाजों और बाजरों से, ठीक है। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। आहार नियोजन क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए होता है। सब्सिडाइज प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों में की जाती है, किसमें? एयर कैटरिंग में, जहाँ एयर कैटरिंग होता है ना फ्लाइटों में, उसमें की जाती है। IDDM के मरीज के लिए आहार में कार्बोस को पूरी तरह से ना रोकना चाहिए, क्योंकि पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ठीक है, पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। फिर गर्भावस्था में कितनी औसत अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? 300 एक्स्ट्रा कैलोरी देनी चाहिए जब वो लेडी गर्भावस्था में है। पालक में लौह अंश सबसे अधिक है, लेकिन उसकी जो उपलब्धि कितनी उतनी अच्छी हो नहीं है। इस वजह में निम्न में से किसकी उपस्थिति है? ऑक्सलेट्स की उपस्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोनीज बनाने के लिए इमल्सिफायर का इस्तेमाल किया जाता है।
लेसिथीन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा अधिक ग्लाइसीमिक सूचकांक आहार है? कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है, ज़्यादा जीआईसी होता है उसमें। इनमें से कौन सा उत्तम योजना का गुण नहीं है? प्रारंभ में स्थायी रहना और कालांतर में बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। चावल और दालों को अलग खाने की अपेक्षा खिचड़ी जो दाल चावल से ही बनती है उसमें अधिक पौष्टिकता क्यों होती है? बताएं। क्योंकि उसमें क्या होता है, दाल लाइसीन प्रदान करता है जो चावल में कम है, चावल मिथ्योनिन प्रदान करता है जो दाल में कम है, इसलिए लाभदायक होती है, ठीक है। ए और बी दोनों सही है। बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र में होनी चाहिए? 6 महीने के आसपास, ठीक है। प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो उसमें 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर वजन, मतलब 1 ग्राम अगर उसकी वेट है तो 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। एक रजोवृत्त जिसे पीरियड कहते हैं, ठीक है, रजोवृत्त कभी आए तो समझ जाना उसको पीरियड कहते हैं। महिला के लिए कैल्शियम की आरडीए होती है, कितनी होती है? 600 मिलीग्राम प्रतिदिन की होती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, तो इसमें जो आपका सबसे पहला आएगा ल्यूकोसीन, ठीक है। तो ल्यूकोसीन आपका गेहूं में पाया जाता है। मायो एल्बुमिन ये किस में पाई जाती है? मांसपेशियों में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ना आपका एलटी में आया था, एलटी 2018 है ना, उसके पेपर में आया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट भी होता है, कभी कभी आपका ऐसे पूछ लेता है मायो एल्बुमिन किस में पाई जाती है, तो ऑप्शन दिया जाता है। जी हाँ, सही मिलान है। लैक्टो एल्बुमिन, जहाँ लैक्टो आएगा, जहाँ लैक्टो शब्द आएगा समझो दूध, ठीक है, दूध में। सीरम एल्बुमिन ये आपके अंडे का सफ़ेद भाग होता है ना, उसमें पाई जाती है, ये प्रोटीन होता है। तो ये आपका सही मिलान हो गया। तो आज के लिए इतना ही, पूरा हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।